वालेकुम नाजरीन। मैं हूं डॉक्टर कपुतकी चंचला। आप सबको वेलकम करती हूं इस प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल में। आप सब ने हमें बहुत प्यार दिया, हमारे सारे प्रोग्राम्स देखे, उन्हें लाइक किए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए आज हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक पे जो हर घर के मसले हैं, जो है ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। आप सभी जानते हैं ब्लड प्रेशर एक कॉमन मसला बन चुका है पाकिस्तानी अवाम के लिए। तो इसी प्रोग्राम में हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे मेहमान। तो आइए वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद वासेक, जो कि शोबे के लिहाज से एक कार्डियक रेजिडेंट हैं, मतलब दिल के डॉक्टर हैं। तो वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कपूर, आपने एक अच्छा इंट्रोडक्शन किया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो में इनवाइट किया। आपने हमें टाइम दिया, इसका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया आपका। चलिए, तो इस हवाले से हम बात करते हैं, क्योंकि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने वाले हैं जी बिल्कुल। तकरीबन नियर फ्यूचर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो फिर हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर जो आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये क्या है, मसला क्या है? देखिए डॉक्टर कपूर, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर क्या है। हमारी ज़्यादातर आवाम को तो अभी इसकी समझ ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर क्या है। लोग ब्लड प्रेशर के अमराज में शामिल रहते हैं, मगर वो उसका इलाज करना पसंद नहीं करते हैं। अक्सर लोगों की तो यही है कि हम दवाइयों से बचना चाहते हैं, हम किसी तौर से दवाइयों से भागना चाहते हैं, जबकि ये इसका हल नहीं है। सबसे पहले समझें कि ब्लड प्रेशर क्या है। आज से अगर हम कुछ साल पहले चलें तो ब्लड प्रेशर यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर, जो एक आम ज़बान में ऊपर का यानी हमारी ज़बान में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, वो 140 से ज़्यादा होता था, तो उसके ऊपर हम देखते थे कि ब्लड प्रेशर है। या नीचे का जो कि डायस्टोलिक होता है, वो 80 से ज़्यादा होता था। मगर अब आज के दौर के अंदर चीज़ें थोड़ी-सी बदल गई हैं। अब ब्लड प्रेशर की जो नई हमें रिसर्चेज़ और गाइडलाइंस से हमें चीज़ें मिल रही हैं, वो ये है कि 120 से ऊपर है और नीचे का 80 से बिल्कुल ज़्यादा है, तो हम ये कहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर, इसको हम एस्टेब्लिश है और इसको हम डायग्नोज़ करके इलाज शुरू करते हैं। मगर अब इसमें थोड़ी समझ की बात ये है कि ब्लड प्रेशर को क्या एक दफ़ा में अगर किसी का ब्लड प्रेशर आ जाए तो क्या इलाज ज़रूरी है? नहीं, डेफ़िनिटली नॉट, क्योंकि अक्सर हम ऐसे मरीज़ देखते हैं जो हमारे ओपीडी आते हैं, घर से तो सही होते हैं, मगर यहाँ के एकदम उनका ब्लड प्रेशर शूट कर आता है। तो क्या आप उन्हें ब्लड प्रेशर लेबल करते हैं? नहीं, वो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन इफेक्ट यानी डॉक्टर को देख के ब्लड प्रेशर बढ़ने का इफेक्ट होता है। किसी भी क्लिनिशियन के लिए, किसी की प्रैक्टिशनर के लिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर का इलाज ज़रूरी नहीं है। ब्लड प्रेशर से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचाना बहुत ज़रूरी है। ये कॉम्प्लिकेशन मिसाल के तौर पे किसी को ब्लड प्रेशर अगर है, तो उससे क्या हो सकता है? उसको फालिज हो सकता है, उसकी आँखें खराब हो सकती हैं, उसके गुर्दे सिकुड़ सकते हैं, दिल बड़ा हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और डिफरेंट बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इलाज करते हुए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम पहले उसको कॉम्प्लिकेशन से बचाव करें। और जैसे कि अभी आपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आजकल हर घर में ये हर घर के मसला है और हर घर में तो ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन एक ये बीमारी है ब्लड प्रेशर की। अगर हम इसके अदाद-ओ-शुमार के अंदर जाएँ तो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो ऐसे शख्स जो कि 18 साल से उम्र से ज़्यादा हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों हैं, तो हर 6 में से 1 शख्स को है, यानी हर 6 में से 1 औरत या मर्द जो भी है उसमें से उसको है ब्लड प्रेशर। और अगर हम 45 साल से उम्र से ज़्यादा के लोगों के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें हर 3 में से 1 आदमी को है। यानी इस वक़्त पाकिस्तान में 18.19% लोगों को ब्लड प्रेशर है, यानी एक एक अगर मैं एक समराइज़ करूँ, एक लगभग बात करूँ, तो हर 5 में से 1 शख्स को है। और दुनिया के एतबार से अगर ये मैं बात करता हूँ तो 25% यानी हर 4 में से 1 शख्स को है। तो अब आप ये अंदाज़ा इन आदाद-ओ-शुमार पे कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना कॉमन है। नो डाउट कि ब्लड प्रेशर पाकिस्तान की अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर की कोई मखसूस उम्र होती है या किसी भी उम्र में हो देखिए सकता है? 95% यानी अगर मैं एक आदाद-ओ-शुमार आपको बताऊँ तो 95% एसेंशियल हाइपरटेंशन यानी वो हाइपरटेंशन जो विदाउट एनी कॉज़ होती है, जिसकी कोई रीज़न आपको नहीं पता होता है। यानी ये वो ब्लड प्रेशर होता है जो उम्र के साथ बढ़ता रहता है और हमने ये देखा कि 45 साल की, जैसे मैंने आदाद-ओ-शुमार आपको कोट किए कि 18 साल के बाद 6 में से 1 आदमी, 45 साल की उम्र के बाद 3 में से 1 उसकी शरह हो जाती है। यानी वो इतनी बढ़ गई 45 साल की उम्र के बाद कि ब्लड प्रेशर की शरह 3 में से 1 हो गई। इसका मतलब ये है कि बढ़ती उम्र के साथ जो हमारी इस दिल की नालियाँ या जो जिस्म की नालियाँ जिसको हम रगें कहते हैं, उनके अंदर सिकुड़न होती है, यानी वो सिकुड़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप होती है और जो एक हाइपरटेंशन की सूरत में हमारे सामने आती है। 95% में इसकी कोई रीज़न नहीं होती, विदाउट एनी रीज़न होती है, सिर्फ ब्लड प्रेशर होता है और उसको आप ट्रीट करते हैं, जिसको आप एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। 5% वो लोग होते हैं जिनमें हाइपरटेंशन की वजह होती है, जिनको आप सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी उनके दूसरे मर्ज़ की वजह से उन्हें हाइपरटेंशन होती है। तो ये ब्लड प्रेशर कोई अक़साम होती है या एक ही तरीके का बिल्कुल, होता है? इसकी अक़साम है। जैसे मैंने अभी आपको एक कैटेगरी बताई कि एक प्राइमरी है और एक ये सेकेंडरी है, कि जैसे ये एसेंशियल है कि भई 95% में कोई रीज़न नहीं है, 5% के अंदर सेकेंडरी है। फिर इसी तरह हमारे पास ब्लड प्रेशर की भी स्टेजेज़ हैं जो हमने लेबल किए हुए हैं। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट हमारे पास आता है और उसका ऊपर का ब्लड प्रेशर 125 होता है, तो क्या उसको हम ये मान लें कि उसकी कोई स्टेज है हाइपरटेंशन की? 120 से लेके 129 तक हम ये कहते हैं कि ये एलिवेटेड बीपी है, यानी बढ़ा हुआ बीपी है। फिर 130 से लेके 139 तक हम ये कहते हैं कि उसको जो है स्टेज 1 की हाइपरटेंशन है और 140 के बाद हम लेबल कर देते हैं कि ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है।
तो ये हमारे पास कुछ एग्ज़ाम है ब्लड प्रेशर की जिसको हम लोग ट्रीट करना फिर अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम और अकॉर्डिंग टू चीज़ों के मुताबिक ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने ब्लड प्रेशर को हमारे नाज़रीन को बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन अब आपने बताया कि ब्लड प्रेशर होने की कोई कॉज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीज़ों से डॉक्टर बताते हैं कि आप ये ना खाएँ, ये ना हुँ। करें। तो क्या चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर को टारगेट देखिए करती हैं? अनफॉर्चुनेटली बहुत उसके साथ हमारा जो लाइफ़स्टाइल है ना बहुत ख़राब हो चुका है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आज से कोई हमारे आबाओ-अजदाद के दौर की हम बात करते हैं, तो उस वक़्त के दौर के अंदर अगर हम चीज़ें देखें तो बर्गर का साइज़ भी छोटा था, फ्रेंच फ्राइज़ भी छोटी थी और जो कोल्ड ड्रिंक हमें मिलती थी वो 250 एमएल की मिलती थी। मगर अनफॉर्चुनेटली फिर हुआ क्या है कि हमारे पास आज बर्गर का साइज़ भी बड़ा हो गया है, हमारे चिप्स का पैकेट भी बड़ा है और हमारी कोल्ड ड्रिंक भी 500 एमएल पे चली गई है। तो मसला सारा ये है, पहले हमें कोल्ड ड्रिंक सिर्फ़ शादियों पे ही मिलती थी, यहाँ बहुत ही ओकेजनल मिलती थी। अक्सर तो ये था कि पेट का दर्द होता था तो कोल्ड ड्रिंक मिला करती थी। मगर आज हर घर में, हर खाने के साथ हर चीज़ में मौजूद है। दूसरी तरफ हमारे पास पहले दौर के अंदर चलना-फिरने का रिवाज बहुत ज़्यादा था, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें सब होती नहीं थी। मगर अब हालात हमारे कुछ ऐसे हैं कि हम दूध लेने भी जाते हैं तो मोटरसाइकिल पे जाते हैं और दूध की दुकान के आगे खड़ी करके और साथ वाले को कहते हैं भाई ये पैसे उसको दे दो और जो बचे हैं वो हमें लाके दे दो। तो इसलिए ब्लड प्रेशर आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है अब के दौर के अंदर क्योंकि हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत ख़राब है। चीज़ों के हवाले से आपने बात करी कि क्या वो चीज़ें हैं जो इसमें कंट्रीब्यूशन करती है फ़ास्ट फ़ूड, बाहर के खाने, बाहर की चीज़ें जितनी भी हैं, तेज़ नमकियात वाली चीज़ें, ऑयली फूड्स, ये सारी चीज़ें हमारी जो है इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर से पाकिस्तान में कुछ इस तरीके का हो रहा है कि घूमने-फिरने की जगहें, सैर जो सफ़र की जो चीज़ें हैं, बाग वगैरह सब खत्म हो गए। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर हमारी आउटिंग रह गई ख़ास तौर से कराची वालों की, तो वो तो सिर्फ़ यही है कि बाहर जाओ, शॉपिंग करो, खाना खा के घर आ जाओ। तो इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ये सारा। आपने जो सारी चीज़ें बताई हैं, ये सारी लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं। तो ये खाली लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ की वजह से ही ब्लड प्रेशर होता है या कोई और भी बीमारियाँ या कुछ और चीज़ें भी हो सकती है जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ देखिए, सकता है? लाइफ़स्टाइल सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रखती है इन चीज़ों के अंदर। जैसे मैंने बताया कि 95% लोगों को एसेंशियल हाइपरटेंशन है, यानी पता ही नहीं है कि क्यों है। तो उस ना पता होने की वजह यही है कि उनकी लाइफ़स्टाइल बहुत ख़राब है। वज़न का बढ़ना, आराम करना, बहुत ज़्यादा अब देखिए हमारे यहाँ दौर में हुआ क्या है, हमारे यहाँ कुछ चेंज हुआ है कुछ इस तरीके से कि हमारे यहाँ हर चीज़ हमने जो है अपनी डिपेंड कर ली है। मिसाल के तौर पे अगर हमें कहीं जाना है तो हमें गाड़ी पे जाना है, मोटरसाइकिल पे जाना है, पैदल चलने का रुझान खत्म हो गया है। तो लाइफ़स्टाइल की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस ब्लड प्रेशर में। मैं आपको एक मिसाल दूँ, अगर किसी का ब्लड प्रेशर है और उसका वज़न बढ़ा हुआ है, हर 1 किलो के ऊपर 1 एमएमएचजी कम होगा। यानी अगर वो 10 किलो वज़न कम करता है तो 10 एमएमएचजी ब्लड प्रेशर तो वैसे ही कम उसका हो जाना है। तो ये सबसे बड़ी एक चीज़ है लोगों के लिए, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ दवाइयों से इलाज है, जबकि नहीं है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन बहुत बड़ी इसमें अहमियत रखती है। जैसे कि डॉक्टर वासिक ने हमें बताया कि सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली जो चीज़ है वो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है और मोटापा, जो सबसे ज़्यादा आप बिल्कुल, मोटापा का बहुत बड़ा इसमें रोल है। ऐसा ही है। तो इससे बचने के लिए लोग क्या एहतियात कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमें अपनी लाइफ़स्टाइल अच्छी करनी है। मिसाल के तौर पे आपको दिन में तकरीबन ना 30 से 45 या एट लीस्ट 60 मिनट, ये हमारे पास एक कट ऑफ है, 30 से 60 आप ये समझें। कम से कम 30 मिनट आपको ब्रिस्क वॉक करनी है हफ्ते में 7 दिन। अगर आप 7 दिन नहीं कर सकते हो तो कम से कम 5 दिन तो आपने करनी है, एट लीस्ट 30 मिनट्स। रिकमेंडेशन 40 मिनट्स, 45 मिनट्स की है कि आप 45 मिनट्स तक करें। लेकिन चलें अगर आप किसी वजह से नहीं कर सकते तो आप 30 मिनट की वॉक ज़रूर करें, हफ्ते में 7 दिन नहीं तो एट लीस्ट 5 दिन। 30 मिनट की वॉक 5 दिन आपको हफ्ते में करनी है, ये रिकमेंडेशंस हैं ताकि आपका ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज से आपको बचाया जा सके। तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में सबसे बड़ी चीज़ ये है। फिर नमक का इस्तेमाल, घर आप इस्तेमाल करें नमक लेकिन एक मोहतात एहतियात करके करें। हमारे यहाँ खाने पकते हैं उसके ऊपर भी हम नमक डाल रहे होते हैं या अंडा उबाला है तो उसपे भी नमक डाल रहे होते हैं, इससे हमें परहेज़ करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हमारे पास लाइफ़स्टाइल की ऐसी हैं जो ब्लड प्रेशर को कम कर सकती हैं। सिर्फ़ दवाइयाँ ही हर चीज़ का हल नहीं है, लाइफ़स्टाइल से हम बहुत कुछ चीज़ें बदल सकते हैं अपनी। हमारे नाज़रीन को बताएँ कि हमने ये भी सुना है कि एक दफ़ा अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो मुकम्मल तौर पे कभी सही नहीं होता, ये सच है? देखिए, बिल्कुल इसमें एक बात है कि ये जो बीमारी है ये एक साइलेंट किलर है और ये एक ऐसी है जो ज़िंदगी के साथ आपकी चलती है। मिसाल के तौर पे किसी को अगर ब्लड प्रेशर डायग्नोज़ होता है तो वो एक दवा के ऊपर शुरू होता है। आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ देखते हैं कि उसकी दवा डबल हो जाती है। फिर और थोड़ा-सा अरसा गुज़रता है तो हम देखते हैं कि ट्रिपल हो जाती है, यानी 3 गुना दवा उसकी चलना शुरू होती है। और साथ में हम उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन भी देख रहे होते हैं कि या तो उसको फालिज हो गया या हार्ट अटैक हो गया, ये मसले हो गए। वजह किधर होती है कि हमारे अंदर जो है अपने आप को चेंज करने का रवैया ही खत्म हो चुका होता है। हम कहते हैं हम दवाएँ चल रही हैं बस काफ़ी है, तो दवा चलती रहेगी और हम भी चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी चीज़ों को अच्छा करें, मिसाल के तौर पे अगर आपका 45 साल या 50 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर डायग्नोज़ होता है और आपका वज़न कोई मिसाल के तौर पे 110 या 120 केजी है, अगर आप ब्लड प्रेशर कम करें, जैसे मैंने पहले बताया कि 10 एमएमएचजी तक 10 किलो पे आप वैसे ही कम कर सकते हैं। आप 20 किलो वज़न कम करते हैं तो 20 एमएमएचजी वैसे ही कम हो सकता है। तो हमारी असल में होता ये है कि हमारी कोशिश खत्म हो चुकी है। हम कहते हैं कि दवाइयाँ बढ़ती रहें, हम सुकून से वैसे ही चलते रहें जैसे चल रहा है, लेकिन वक़्त के साथ चेंज हम खुद को नहीं करते। तो इस वजह से लोगों की ब्लड प्रेशर खत्म भी नहीं होता है।
तो आपके कहने का मतलब है अगर हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो फिर हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं देखिए, पड़ेगी। दवाइयों की ज़रूरत आपको कम से कम पड़ेगी फिर, और ये भी मुमकिन है कि एक वक़्त आए कि ना भी पड़े, लेकिन उस हिसाब से आपको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई भी तो करना पड़ेगा ना अपनी। लोग उस हिसाब से मॉडिफ़ाई तो करते ही नहीं और चाहते हैं कि हम दवाइयों से बच जाएँ। किसी को 2 लिखो तो वो 1 खाता है, किसी को 1 लिखो तो वो खाता ही नहीं है। वो कहता है डॉक्टर साहब हमें कुछ वक़्त दे दें तो वक़्त देने में उसको हार्ट अटैक हो जाते हैं और फालिज हो जाते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर वासिक ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है और खाली मोटापे को कम करके या कुछ खाने-पीने में एहतियात करके हम इस ब्लड प्रेशर जैसी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं फालिज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर ज़्यादा किस लेवल तक जाने पे हमें फालिज होता है देखिए, या हार्ट अटैक अक्सर होता है? हमें अक्सर और औक़ात हम जब अपनी ट्रेनिंग में होते हैं और हम जो ये पेशेंट्स हम रोज़मर्रा के डील कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत हमारे पास इस तरीके के पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड प्रेशर एकदम शूट हुआ, घर पे दवाइयाँ खा रहे थे, कम खा रहे थे या उसमें कोई चोरी कर रहे थे। आज खा ली, 2 दिन छोड़ दी, 1 दिन खा ली, 2 दिन फिर छोड़ दी। इस तरीके से जो कर रहे होते हैं, एकदम उनका ब्लड प्रेशर शूट होता है। मिसाल के तौर पे वो 220, 230 क्रॉस कर चुका होता है, जैसे उसको मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो उनके अंदर होता ये है कि उनके अंदर फिर एंड ऑर्गन डैमेज होती है। एंड ऑर्गन डैमेज क्या होता है कि आपका कोई हिस्सा मुतासिर होता है। मिसाल के तौर पे किसी के गुर्दे मुतासिर होते हैं, किसी का दिमाग मुतासिर होता है, किसी की आँखें मुतासिर होती हैं, किसी को नाक से खून आने लगता है, तो ये मसले होते हैं। मोस्ट कॉमन हम फालिज देखते हैं कि उनके दिमाग के अंदर एकदम जो है कोई फालिज का अटैक हो गया या यहाँ की रग पड़ गई जिसकी वजह से यहाँ पे खून जमा होना शुरू हो गया। तो ये बहुत कॉमन है कि ब्लड प्रेशर अगर आपका कंट्रोल नहीं है, तो इससे आपको एमआई भी हो सकता है यानी हार्ट अटैक हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं, फालिज हो सकता है, गुर्दों के मसले हो सकते हैं और बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हो सकते हैं। इसका कोई एग्ज़ैक्ट कट ऑफ है कि इस ब्लड प्रेशर पे जाके उनको हार्ट अटैक आएगा देखिए, या इसका कोई फालिज कट होगा? ऑफ नहीं है और वैसे भी मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ब्लड प्रेशर शूट होने से वो फालिज होता है। ज़्यादातर जो हमने पेशेंट डील करे हैं वो 180 के ब्लड प्रेशर से जो ऊपर है उन्हीं को डील करा है कि उनको फालिज का मर्ज़ ज़्यादा हो रहा होता है। तो एक कट ऑफ कोई ख़ास तो नहीं है, देखिए किसी को किसी पे भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी कॉमन प्रैक्टिस में हम देख रहे हैं वो एक 180 से लेके 200 और उससे ज़्यादा के ऊपर उनको फालिज और इस तरह के मसले आते हैं। क्योंकि आप हार्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप ये बताएँ कि ये जो हार्ट अटैक होता है, ये हुँ। सडन हो जाता है? देखिए, हार्ट अटैक बिल्कुल जो है सडन ऑनसेट होता है। इसको बेसिकली जो इसका दर्द होता है उसको एंजाइना के नाम से जाना जाता है, उसको एंजाइना पेक्टोरिस हमारी ज़बान में कहते हैं। एक आम कॉमन आदमी की ज़बान में सीने का दर्द कहते हैं। सीने का दर्द पहले होता है और अगर उस दर्द को एक मेडिकली इमरजेंसी के तौर पे अगर डील ना किया जाए तो फिर वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट होता है यानी दिल को नुकसान पहुँचाता है। चलें और अगर किसी को एंजाइना हो, तो वो हुँ। क्या कर सकते देखिए, हैं? अगर किसी को घर में एंजाइना है तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपने एक ये चीज़ देखनी है, अगर एंजाइना किसी को हो गया है, तो घर के ऊपर आपको एक फर्स्ट एड मेडिकेशंस रखनी चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर ये प्रैक्टिस है कि हमारे पास मरीज़ रिसीव होते हैं कि डॉक्टर साहब इनको सीने का दर्द हुआ था, हमने इनको फौरी तौर पे एंजिसेट दे दी और इनका दर्द सही हो गया। देखिए, हमें देखना क्या है, हमें दर्द सही नहीं करना है, हमें मरीज़ के वो मसला हल करना है कि जिसकी वजह से दर्द हुआ है। मिसाल के तौर पे आपको बुखार चढ़ा, आपने पैराडोल खा ली, बुखार उतर गया, लेकिन बुखार चढ़ा क्यों है, क्या आपने ये जानने की कोशिश की? तो चीज़ यही है, इसी तरीके से दिल का भी मामला है कि सीने का दर्द हुआ क्यों है, हम ये नहीं जानते। हम दर्द को उतार के कहते हैं डॉक्टर साहब अब तो ये हट्टे-कट्टे सही हैं, आप क्यों हमें एडमिट कर रहे हैं और क्यों हमें इतनी लंबी बातें बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। दिल का दर्द होने की कोई वजह होती है। एंजिसिड गोली या जो आप खाते हैं ज़बान के नीचे रखने वाली गोलियाँ, ये सिर्फ़ दर्द कम करती हैं, हार्ट अटैक को नहीं बचाती। ये मैं आम आवाम को भी एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि अगर किसी को सीने का दर्द है और वो भा इस तरीके का दर्द है कि उसको पसीने निकल रहे हैं, पेशेंट को सीने का दर्द हो रहा है, बहुत शदीद किस्म का हो रहा है और उल्टे हाथ की तरफ जा रहा है या जबड़े की तरफ आ रहा है, तो ये एंजाइना की ही अलामतें हैं और इसमें एंजिसिड तो आप देते हैं दर्द के लिए ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ आपने 300 एमजी की एस्पिरिन यानी एस्कार्ट के नाम से आती है, लोपरिन के नाम से भी आती है और डिस्प्रिन के नाम से भी आती है। मोस्ट कॉमन घर में डिस्प्रिन होती है, तो 300 एमजी की गोली आप फौरी तौर के ऊपर चबा के खा लीजिए। अगर आपको कोई और खून का मसला नहीं है, तो 300 एमजी की गोली आप फ़ौरन खा लीजिए। डिस्प्रिन या ये जो हमारे पास एस्पिरिन है, खून पतला करने की 300 एमजी की दवा, ये ना कि सिर्फ़ आपको इससे बचाती है, बल्कि उस वक़्त ये आपके तौर पे बिल्कुल ऐसा काम करती है कि जैसे आपके खून के क्लॉट को तोड़ने का काम करती है। लाइफ़ मोर्टेलिटी सेविंग है, क्लास 1 इंडिकेशन है, तो आप फौरी तौर के ऊपर 300 एमजी की गोली खाकर आएँ। ज़बान के नीचे रख के सिर्फ़ काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए 300 एमजी की गोली चबा के भी खानी पड़ेगी एस्पिरिन की। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा जैसे अगर किसी को सीने का दर्द होता है, लोग तो घर में ये समझते हैं कि एसिडिटी हो गया है क्योंकि एसिडिटी तो हमारे माशरे में बहुत कॉमन है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आधे से ज़्यादा हमारी डेथ भी इसी वजह से है कि वो ये समझते हैं कि एसिडिटी है और इसमें वक़्त गुज़ार देते हैं। अक्सर तो हमारे पास 1-1 हफ़्ता गुज़ार कर आते हैं कि डॉक्टर साहब 3-4 दफ़ा हुआ था और हमें लगा एसिडिटी है। देखिए, उम्र का एक हिस्सा होता है, कोई यंग लोग हैं तो यंग लोग में ज़ाहिर-सी बात है कि शरह कम है। लेकिन अगर ओल्ड एज है, मिसाल के तौर पे 40 साल से उम्र से ज़्यादा है और ख़ास तौर से वो लोग जिनकी फैमिली कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ की हिस्ट्री है। अब वो ऐसे लोग कौन हैं? जैसे माँ-बाप, मेल अगर किसी के माँ-बाप में मेल मेल जो है, मेल की 40 साल से कम
और फीमेल में 60 साल से कम, अगर जैसे वालिदा को उनकी उम्र 60 साल से कम थी, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, या उनके जो वो थे, उनके अब्बा हैं, वालिद साहब हैं, उनको 40 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, तो ऐसे लोगों के बेटे जो हैं, यानी ऐसे लोगों की जो औलादें हैं, वो हाईली रिस्क के ऊपर होती हैं एसीएस के लिए, यानी हार्ट अटैक के लिए। अगर ऐसे लोगों के अंदर उनको सीने का दर्द है 40 साल की उम्र के बाद, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि उनको फौरी तौर के ऊपर इमरजेंसी में आना चाहिए, या उन्हें अपना एटलीस्ट चेकअप तो कराना चाहिए कि ये दर्द मुझे हुआ क्यों था। जैसे कि डॉक्टर वासिक ने बताया कि ब्लड प्रेशर फैमिली से भी रिलेटेड होता है, तो अगर आप लोगों की फैमिली हिस्ट्री है कि लोगों को ब्लड प्रेशर है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपना ब्लड प्रेशर चेक और इसमें करवाएं। डॉक्टर कपूर एक बात ऐड करना चाहूँगा, फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले ये देखना है कि आपकी मदर को 60 साल की उम्र से कम में हुआ हो, या आपके वालिद साहब को 40 साल से कम उम्र में हुआ हो, तो ये फैमिली हिस्ट्री सजेस्टिव है फॉर ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर ये पैरामीटर उतरते हैं तो आपकी हिस्ट्री सजेस्टिव है। एंजाइना के अंदर दिल में दर्द के अलावा और कोई सिम्टम्स आते हैं? देखिए, एंजाइना के हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा ये बता दूँ कि एंजाइना का दर्द जो है ना सिर्फ सीने में, बल्कि ये है कि आपके जबड़े से लेके नीचे आपके पेट तक, कहीं भी हो सकता है। डायबिटीज़ के अंदर ख़ास तौर से ये साइलेंट पेन होता है, उनको पेन फ़ील नहीं होता। ऐसे हमारे पास बहुत मरीज़ आते हैं जिनकी कंप्लेंट सीने का दर्द नहीं होती, उल्टियाँ होती हैं, वॉमिटिंग होती है, एपिगैस्ट्रिक पेन यानी पेट का दर्द होता है। ईसीजी करते हैं तो उनका इंफीरियर वॉल एमआई, यानी जो है इंफीरियर वॉल एमआई शरेयान होती है, आरसीए राइट कोरोनरी आर्टरी, उसको हार्ट अटैक हुआ होता है। तो देखिए, दिल का मर्ज़, ये बात हकीकत है कि एंजाइना होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एंजाइना हर मरीज़ को ही हो। डायबिटिक वालों में ख़ास तौर से ऐसा है कि नहीं होता, और एंजाइना के अलावा भी इसकी और प्रेज़ेंटेशंस हैं, जैसे मैंने बताया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, और जबड़े से लेके पेट के दर्द तक कोई भी दर्द है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि दिल का नहीं है। अगर उम्र ज़्यादा है, आपको डायबिटीज़ है, आप स्मोकर हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, तो आप उसको दिल का दर्द ही तस्वुर करें और पहले उसका आप पूरा वर्कअप करें। अगर आप उसमें वो चीज़ नहीं आती तो फिर आप किसी और गैस या दूसरे मसले की तरफ जाएँ। बहुत अच्छे से डॉक्टर वासिक ने बताया है एंजाइना के बारे में। तो अब हम जानना चाहेंगे कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो इसका क्या सॉल्यूशन, क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया है, तो आइडियली जो हमारा टारगेट होता है डोर टू बलून 90 मिनट्स होता है। यानी मिसाल के तौर पे एक पेशेंट हमारे पास अस्पताल में इमरजेंसी आ गया, तो हमारी पूरी-पूरी ये होती है, हार्ट अटैक हुआ है तो 90 मिनट के अंदर हम उसको फौरी तौर के ऊपर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की तरफ ले जाएँ। अच्छा, ये भी 2 तरीके के हैं ना, इसको भी थोड़ा-सा बताना ज़रूरी है कि 2 तरीके के हार्ट अटैक हमारे पास इस वक़्त हैं। एक होता है स्टेमी और एक होता है एनस्टेमी, यानी एसटी एलिवेशन एमआई और एक नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। एसटी एलिवेशन एमआई ये होता है कि आपकी ईसीजी में चेंजेस आ रही होती हैं बड़ी-बड़ी, एसटी जो हमारे जो ईसीजी के पैरामीटर्स हैं उसके अंदर हार्ट अटैक आ रहा होता है। फौरी तौर पे हम एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिसका टाइम मैंने आपको बताया कि 90 मिनट है। अच्छा, एक होता है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, जिसके अंदर ईसीजी में आपको बाज़ाहिर कुछ चेंजेस नहीं लग रहे होते, लेकिन उसका दिल का टेस्ट मुस्बत आ जाता है। तो ऐसे मरीज़ों में हम फौरी तौर के ऊपर अर्जेंसी नहीं करते अनटिल और अनलेस पेशेंट की कंडीशन स्टेबल ना हो। अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम उसको एडमिट करते हैं, अपनी दवाइयों से इलाज करते हैं और फिर अगले दिन यानी 24 टू 48 आवर्स गुज़ारने के बाद फिर उसकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी प्लान करते हैं। अच्छा, ये जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी है, लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन है, ऐसा बिल्कुल। है? देखिए, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये एक बहुत मिथ है हमारे अवाम के अंदर, और बिल्कुल जो है ना, ये वो बात है कि आज हम 2024 में जब, लेकिन फिर भी हमारी बातें 1990 वाली हैं। ये मिथ है, ये कोई किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं है, इसमें बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है, पेशेंट अवेक अलर्ट होता है, हम किसी किस्म का उसको कोई नशा आवर दवाई भी नहीं देते कि बेहोश करें। एक जस्ट आपकी रग से कैनुला लग जाता है, या तो हाथ से या फिर टाँग से, ये देखना पड़ता है कौन-सा मरीज़ कैसा है। तो एक कैनुला लग जाता है और उससे वायर के ज़रिए और कैमरे की मदद से जाके हम ये जो है वहाँ के क्लॉट को रिज़ॉल्व करते हैं और उसमें एक स्टेंट डालते हैं। तो ये बहुत आसान प्रोसीजर होता है। और ये एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी में क्या फ़र्क है? हाँ, बिल्कुल, ये आपकी बात बहुत अच्छा, और ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है कि अक्सर मरीज़ इसी में कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम पूछते हैं आपकी कभी एंजियोप्लास्टी हुई है, तो वो हमें एंजियोग्राफी का डाटा दे रहे होते हैं, एंजियोग्राफी पूछते हैं तो एंजियोप्लास्टी का दे रहे होते हैं। सिर्फ़ कैमरे का मायना आपका हुआ, आपके रग से मायना किया और मायना मायना करके हम बाहर आ गए। दिस इज़ एंजियोग्राफी, ये एंजियोग्राफी है कि आपकी एंजियोग्राफी हुई, शरेयानों का मायना हो गया। इसी मायने के साथ अगर हमने हम अब इस मायना कर रहे हैं, इसी में हमने स्टेंट डाल दिया, अगर वहाँ पे आपका क्लॉट रिज़ॉल्व करके वहाँ स्टेंट डाल दिया और रास्ता खोल दिया, तो ये एंजियोप्लास्टी कहलाती है। बहरहाल इसमें ये है कि अगर आपको किसी को हार्ट अटैक या बायपास या कोई चीज़ उसकी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, तो दवाइयों के साथ-साथ वो ये ना समझे कि मैं अब हाई रिस्क नहीं हूँ, वो ऑलवेज़ हमेशा हाई रिस्क ही रहेगा, और उसको हमेशा अपनी डाइट का, अपनी सेहत का, अपनी वॉक का और अपनी दवाइयों का ये एहतियात करनी चाहिए। अगर वो इनके ऊपर चलता है तो इंशाल्लाह अच्छा रहता है फिर। डॉक्टर वासिक, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का, मीडिया फोकस के इस हेल्थ फॉर ऑल शो में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस नाज़रीन को आज का शो पसंद आया होगा। इसमें डॉक्टर वासिक ने हमें ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर के साथ होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बताया, ना ही इन सब के बारे में बताया बल्कि इनसे बचने के भी तरीके बताए, और बहुत छोटे-छोटे तरीके बताए हैं कि अगर हम रोज़मर्रा वॉक करें, अपने मोटापे को कंट्रोल करें, खाने-पीने में चेंजेस करें, तेल, मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएँ, इसी के साथ नमक का कम इस्तेमाल करें,
तो हम ब्लड प्रेशर और उसके साथ होने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे और डॉक्टर वासिफ को इजाज़त दीजिए। हमारा नंबर और हमारा ईमेल नीचे फ्लैश हो रहा है। अगर आप मीडिया फोकस के चैनल पे और कोई नए शोज़ को देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।